ओके, सिकल सेल डिजीज़ में दो चीज़ें आपने अपने याद रखनी है कि मेनली होता क्या है, मतलब कौन सी पॉइंट हमने बोला था ना, पॉइंट म्यूटेशन होती है, ये लिखा हुआ है। पॉइंट म्यूटेशन में होता क्या है कि आपके पास जो ग्लूटामेट रेसिड्यूज़ होते हैं, बीटा ग्लोबिन जीन में जो ग्लूटामेट रेसिड्यूज़ हैं, इन ग्लूटामेट रेसिड्यूज़ की जगह क्या आ जाएंगे आपके पास, वेलिन रेसिड्यूज़। ठीक है, ये बात याद रखनी है। देन आपने सिकल सेल ट्रेट का एक लफ्ज़ आता है। सिकल सेल ट्रेट होता है कि अगर एक बंदा जिसमें HbS है बट वो हेट्रोजाइगस है फॉर HbS, ठीक है। सिकल सेल वाला पेशेंट जो कि हेट्रोजाइगस है और उसमें कोई ज़्यादा, एक तो वो हेट्रोजाइगस है, देन वो उसमें कोई सिम्टम्स नहीं है सिकल सेल के, तो वो सिकल सेल डिजीज़ के, तो उसको सिकल सेल ट्रेट कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना। अब हम इसकी मॉर्फोलॉजी करते हैं। मॉर्फोलॉजी में आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो नज़र आती हैं। मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले आपको पता चलेगा कि वो सिकल सेल्स, ठीक है, आप उसकी माइक्रोस्कोपी वगैरह करोगे तो आरबीसीज की शेप किस तरह की होगी, सिकल शेप होगी। ठीक है, एंड देन रेटिकुलोसाइटोसिस, मतलब रेटिकुलोसाइट्स की कंसनट्रेशन भी आपको ज़्यादा नज़र आएगी। दो चीज़ें तो ये हो गई हैं। देन आपके पास होवल जोली बॉडीज़ मिलती हैं। होवल जोली बॉडीज़ मतलब ये है कि उनके अंदर आरबीसीज ऐसे आपको ब्लड में मिल रहे हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर रेमानेंट्स अभी हैं। ठीक है, तो तीन चीज़ें क्या थी, सिकल सेल मिलेगा, रेटिकुलोसाइटोसिस हो जाएगी एंड होवल जोली बॉडीज़ होती हैं। देन ऐसे लोगों में क्योंकि हिमोलिसिस हो रही है तो नए आरबीसीज भी बनने हैं, तो बोन मैरो की हाइपरप्लेजिया हुआ होगा। एंड देन जब आपकी ब्लड की वो जो है आरबीसीज की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही और चाहिए, अभी अनीमिया है, तो एक्स्ट्रा मेडलरी हेमाटोपोइसिस भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जब एक्स्ट्रा मेडलरी हेमाटोपोइसिस और हाइपरप्लास्टिक सेल सब कुछ होता है तो इसके बाद और अगली चीज़ क्या होती है, जो हिमोलिसिस जब होती है, बिलीरुबिन का लेवल ज़्यादा होता है ना, तो हाइपर बिलीरुबिनीमिया हो सकता है पेशेंट को और गॉल स्टोन्स बन सकते हैं। सिकल सेल्स, रेटिकुलोसाइटोसिस, होवल जॉली बॉडीज, एक्स्ट्रामेडुलरी हेमाटोपोइसिस, वी हैव बोन मैरो हाइपरप्लेजिया, विल सी, ठीक है, हाइपर बिलीरुबिनीमिया एंड द पेशेंट ऑफन प्रेजेंट्स विद द गॉल स्टोन्स। ओके, अब कुछ जो हमने आई थिंक G6PD में किया था कि क्या होता है कि बोन मैरो के क्योंकि एक्सटेंसिव हेमाटोपोइसिस हो रही है तो बोन मैरो एक्सपैंड करता है। जब वो एक्सपैंड करेगा तो बोन की रिजॉर्प्शन होगी। ठीक है, जब बोन रिजॉर्ब होगी तो दोबारा दोबारा भी तो बोन बनेगी ना। जब वो दोबारा बोन बनती है तो सिकल सेल पेशेंट्स को आप देखना, उनके चीक्स, जो चीक बोन्स है वो बहुत प्रोमिनेंट होती है। देन उनका हेड का सर्कमफ्रेंस जो है वो क्रू कट होता है। ठीक है, ये आपको रेडियोलॉजिकली आपको पता चलता है क्रू कट है। फिर अच्छा, अब हमने स्प्लीन की बात नहीं की। बच्चों में स्प्लीन भी बहुत इनलार्ज होती है, अबाउट 500 ग्लैंड। एंड एक एक फिनोमिना होता है ऑटोस्प्लीनेक्टमी। सिकल सेल डिजीज़ वालों में ऑटोस्प्लीनेक्टमी क्या होता है कि जब स्प्लीन को ब्लड की सप्लाई सही नहीं पहुंच रही या उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, स्प्लीन इन्फार्क्ट हो जाएगी। इन्फाक्शन का नेक्स्ट स्टेप होता है फाइब्रोसिस। ठीक है, जब वो फाइब्रोस्ड होगी तो श्रिंक हो जाएगी, तो इसको हम ऑटोस्प्लीनेक्टमी कहते हैं। स्प्लीन के अलावा और कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जहाँ पे ये जो है वो इन्फाक्शन हो सकता है? उसमें बोन्स हैं, लंग्स है, लिवर है, किडनी है एंड आइज़ हैं। आइज़ का भी मोस्ट कॉमनली कौन सा पार्ट है? रेटिना। और सबक्यूटेनियस टिश्यू जो है, सबक्यूटेनियस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, सबक्यूटेनियस टिश्यू में आपके पास वस्कुलर स्टैग्नेशन होगी, मतलब बहुत स्लोली ब्लड फ्लो करेगा सबक्यूटेनियस टिश्यू में। एंड देन आपके पास से लेग अल्सर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस पेज पे हमने क्या क्या पढ़ लिया? एक्सपेंशन ऑफ बोन मैरो, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? चीक बोन्स प्रोमिनेंट हो सकती है। देन क्रू कट अपीयरेंस हो सकती है उसकी स्कल की। देन क्या हो सकता है कि ब्लड सबक्यूटेनियस टिश्यू में बहुत स्लोली मूव करेगा, जिसकी वजह से हम उस पेशेंट को लेग अल्सर्स हो सकते हैं। ठीक है, फिर आपने स्प्लीन की बात कर लेनी है। स्प्लीन इन्फाक्शन है, ऑटोस्प्लीनेक्टमी एंड अदर ऑर्गन जिनमें इन्फाक्शन होती है, लंग्स, लिवर, बोन, आई, मतलब रेटिना और किडनी। ठीक है, अब इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर वेरी लॉन्ग। ठीक है, एंड देर ओके, क्लिनिकल फीचर्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो कि आप लिख सकते हो वो तो ये है कि आपको हिमोलिटिक अनीमिया मिलेगा। ठीक है, हिमोलिटिक अनीमिया तो मिलेगा। जैसे मॉर्फोलॉजी में आपको रेटिकुलोसाइटोसिस मिल रही थी, इसमें भी आपको रेटिकुलोसाइटोसिस और हाइपर बिलीरुबिनीमिया मिलता है। ठीक है, तो हिमोलिटिक अनीमिया, रेटिकुलोसाइटोसिस एंड हाइपर बिलीरुबिनीमिया। देन आपके पास कुछ क्राइसिस मिलते हैं आपको। ठीक है, उसमें से पहला क्राइसिस है कि वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस। अब वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस को आप पेन क्राइसिस भी कहते हो। ये कैसे होता है? अब देखो, ब्लड की ऑक्सीजनेशन कैपेसिटी तो कम हुई है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो क्या टिश्यूज़ की हाइपोक्सिक इंजरी होगी एंड देन उनकी इन्फेक्शन हो जाएगी। मोस्ट कॉमनली कौन से टिश्यूज़ आपको मैंने आगे बताए थे? बोन्स, लंग्स, लिवर, स्प्लीन। अच्छा, जो इसमें ऐड हुए हैं दे आर ब्रेन एंड पेनिस। ठीक है, तो इन इन्फेक्शन की वजह से उस पेशेंट को इन जगह पे ऑर्गन जहाँ पे वो प्लेस होते हैं वहाँ पे उसको पेन होगी बहुत ज़्यादा, तो उसको हम कहते हैं वेजो ऑक्लूसिव या पेन क्राइसिस। और बच्चों में तो मोस्ट कॉमनली जो है वो बोन क्राइसिस होता है, और इसको हम क्या कहते हैं पर्टिकुलरली? हैंड फुट सिंड्रोम या डेक्टिलाइटिस।
पहला क्राइसिस था वेजो ओक्लूसिव क्राइसिस, को हम पेन क्राइसिस भी कहते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि हाइपॉक्सिक इंजरी है, इन्फेक्शन है, इन अफेक्टेड चीज़ों की इन्फेक्शन हो रही है, बोन्स, लंग्स, लिवर, ब्रेन, स्प्लीन एंड पेनिस। और बच्चों में मोस्ट कॉमनली बोन्स की होती है जो है इन्फेक्शन। और अगर बोन की ज़्यादा पेन उनमें हो रही है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हैंड एंड फुट सिंड्रोम या डैक्टिलाइटिस। अच्छा, वेसो ओक्लूसिव क्राइसिस की ही एक सब कैटेगरी आगे से आ जाती है आपके पास, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम। ये एक ये भी पेन क्राइसिस का ही एक पार्ट है, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? इसमें डेफिनेटली आपके पास लंग्स इन्वॉल्व होते हैं। अब जब लंग्स इन्वॉल्व होंगे तो उस बंदे को बुखार होगा, खांसी आएगी, सही से सांस नहीं लिया जाएगा, वो कहेगा मेरी सीने में दर्द होती है, चेस्ट पेन होगी, ठीक है। आप देखोगे तो वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन भी हुई होगी। देन आपको और क्या नज़र आएगा? पल्मोनरी इन्फ्लेमेशन नज़र आएगी। अगर उस पेशेंट को पल्मोनरी इन्फ्लेमेशन है तो ब्लड फ्लो तो बहुत स्लगिश हो जाएगा ना वहाँ पे। जब ब्लड फ्लो इतना कम होगा तो डेफिनेटली वो आर्टरीज है, वो जो आर्टेरियोल्स या कैपिलरीज हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी। फिर क्या होगा? पल्मोनरी प्लस सिस्टेमिकली हाइपोक्सिया होगा। जब हाइपोक्सिया होगा तो क्या होती है? सिकलिंग होती है, और सिकलिंग होगी तो वेजो ऑक्लूजन हो जाएगी। इसको अगर मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँ तो हो क्या रहा है? लंग्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो लंग्स इन्वॉल्व होने की वजह से उस पेशेंट को बुखार भी रहेगा, उसको खांसी भी होगी, उसके सीने में दर्द भी होगा। वहाँ पे आप देखोगे तो आपको इन्फिल्ट्रेशन मिलती है, ठीक है। देन पल्मोनरी इन्फ्लेमेशन है तो ब्लड फ्लो बहुत स्लगिश हो जाएगा। देन आपके पास वेजो ऑक्लूजन, हाइपोक्सिया, सिकलिंग एंड वेजो ऑक्लूजन। तो अभी तक हमने इसकी क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले पढ़ा था हेमोलिटिक अनीमिया, रेटिकुलोसाइटोसिस, हाइपरबिलिरुबिनीमिया, वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस। उसमें अब हमने एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, उसी की ही सब कैटेगरी थी, वो पढ़ी है। देन क्या होता है? देन प्रियाप्रिज्म होता है पेशेंट को। ये क्यों होता है? हाइपोक्सिक डैमेज की वजह से होता है। एंड देन इसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग भी हो सकती है, ठीक है। प्रियाप्रिज्म क्यों हो रही है? हाइपोक्सिक डैमेज की वजह से हो रहा है। देन इसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग भी हो सकती है। देन क्या हो रहा है? पेशेंट को इवन स्ट्रोक भी हो सकता है। हमने बोला कि ये सिकल सेल में वेजल्स मोस्टली इन्फ्लेम्ड रहती हैं, तो जब आपके पास वो ऑलरेडी इन्फ्लेम होगी तो हमारे पास जो सिकल सेल आरबीसीज होंगे वो वेजल के साथ उनकी अडहेशन ज़्यादा हो जाएगी। जब वो अडहेयर रहेंगे उनके साथ मस्कुलर एंडोथेलियम के साथ, तो वहाँ पे क्या होगा? उस वेजल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, ल्यूमन कम हो गया, वेजो कॉन्स्ट्रक्शन। जब वेजो कॉन्स्ट्रक्शन होगी तो क्या हो जाएगा? उस पेशेंट को स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। देन रेटिनोपैथी, इवन ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। ओक्यूलोवेस्कुलर क्राइसिस, देन उसकी सब कैटेगरी एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, हमने प्रियाप्रिज्म पढ़ लिया, स्ट्रोक पढ़ लिया, एंड देन रेटिनोपैथी पढ़ लिया। देन नेक्स्ट क्राइसिस इज दी सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस। देखो सिक्वेस्ट्रेशन कहाँ होता है? ब्लड जाके स्प्लीन में। स्प्लीन में क्या होगा? जब स्प्लीन में सारा ब्लड फंस गया, वहीं पे रह रहा है, आरबीसीज वहीं पे अटके हुए हैं, ट्रैप हैं, तो जो आरबीसीज का लेवल इन ब्लड है, वेजल्स है, वो तो बहुत कम हो जाएगा। तो क्या होगा? हाइपोवोलीमिया। हाइपोवोलीमिया की वजह से पेशेंट शॉक में जा सकता है, ठीक है। देन आपके पास ए प्लास्टिक क्राइसिस आते हैं। ए प्लास्टिक उनमें होते हैं जिनमें पैरवो वायरस का इन्फेक्शन होता है। पैरवो वायरस का इन्फेक्शन होता है तो आरबीसीज के प्रोजेनिटर्स को किल कर देता है। देन फर्दर आरबीसीज की प्रोडक्शन नहीं होती है, एंड देन एनीमिया फर्दर वर्सन हो जाता है, ठीक है। देन पेशेंट को क्रॉनिक टिश्यू हाइपोक्सिया होगा, डेफिनेटली हाइपोक्सिया, जिस वजह से उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट वगैरह सारी स्टंटेड रहेगी। ऑर्गन डैमेज हो सकता है, स्प्लीन, हार्ट, किडनीज, लंग्स, ठीक है। हाइपोस्थिन्यूरिया, हाइपोस्थिन्यूरिया होता है कि किडनीज की एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट यूरिन वो कम हो जाएगा। अच्छा क्यों होता है? इसकी रीज़न नहीं है ठीक है, बस ये है कि हाइपोस्थिन्यूरिया है, इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट यूरिन। अब बैक्टीरिया की हमारी बॉडी की एबिलिटी के वो बैक्टीरिया को ऑप्सनाइज करे वो कम हो रही है, क्योंकि कोई एडियोपैथिक डिफेक्ट्स है आपके पास ऑल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे में, ठीक है। अच्छा और किन किन चीज़ों अच्छा कौन बैक्टीरिया की वजह से उस पेशेंट को मेनिंजाइटिस हो सकता है, उसको सेप्टिसीमिया हो सकता है, और किन किन बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है? एच इन्फ्लुएंजी एंड पी नमूनी।